नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज का खास कार्यक्रम। आज हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाएंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम के सदस्य हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है। आज हम पूर्व मंत्री वर्तमान सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी का काफ़ी व्यस्त शेड्यूल रहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम के अहम सदस्य हैं और कई रिकॉर्ड हैं। बृजमोहन जी, सांसद बनने के बाद क्या लग रहा है, छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स और देश की पॉलिटिक्स दोनों में क्या अंतर समझ में आ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा आपका? देखिए, पहले हम पिछले 35 सालों से मध्य प्रदेश की राजनीति में, छत्तीसगढ़ की राजनीति में थे और ये कह सकते हैं कि पहले हम तालाब में तैरते थे, अब समुद्र में तैरने का अनुभव आ रहा है। और मोदी जी जो पूरे विश्व के नेता हैं और मोदी जी ने पिछले 11 सालों में पूरे देश की तस्वीर और तकदीर को बदला है। आम आदमी के जीवन में उन्होंने परिवर्तन लाया है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे महिलाएं हों, सबके लिए उन्होंने योजनाएं लाई हैं और योजनाएं लाकर उनके जीवन में बेहतरी और खुशहाली लाने की कोशिश की है और जीवन को आसान बनाने की कोशिश की है। और देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जो लोग घर विहीन है, एक आम आदमी का, एक गरीब आदमी का सपना होता है कि जीवन में उसका अपना एक घर हो और पूरे देश में 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उन्होंने घर उपलब्ध करवाया है। महिलाएं जो पहले लकड़ी में खाना बनाती थी, सौर सुजला योजना के माध्यम से उनके जीवन में खुशहाली लाई है और उनके जीवन में खुशहाली लाकर और धुएं से उनको मुक्त किया है। दूषित पानी पीने के कारण लोग बीमार होते हैं, तो जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर में, हर गरीब के घर में नल से जल की योजना उन्होंने प्रारंभ की है। आम आदमी के घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो उसका इलाज करने में लोग परेशान हो जाते थे, यहाँ तक कि लोग आत्महत्या कर लेते थे। 5 लाख रुपए तक का इलाज आयुष्मान योजना में मुफ्त में हो रहा है। और इतना ही नहीं, जो लोग 70 साल से ज़्यादा के हैं, वो किसी भी स्तर के हों, उनका सबका मुफ्त में इलाज होगा, तो उनके जीवन में भी खुशहाली लाने की कोशिश की है। ऐसे अन्यान्य 92 से ज़्यादा योजनाएं हैं, जिन योजनाओं के माध्यम से आम आदमी के जीवन को सरल, सुलभ, सहज और खुशहाल बनाने की कोशिश मोदी जी ने की है। और ये सब हमको सीखने के लिए मिल रहा है। अब हमको एक बड़े कैनवास में चित्र बनाने का अवसर मिला है और देश, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सोचने, समझने और उसका निराकरण कैसे होता है, इसकी भी समझ हमारी बढ़ रही है। तो मेरे लिए खुशकिस्मती है कि मोदी जी ने सांसद का टिकट देकर और दिल्ली अपने पास बुलाया है और बुलाने के बाद में अच्छा सीखने का और काम करने का अवसर मिला है। आपने कहा कि बड़ा कैनवास है इस लोकसभा में पहुंचने का। मेरा सवाल है कि आप 8 बार के विधायक हैं। अभी मैं आपके बंगले पर बैठा था तो एक किताब पढ़ रहा था विधानसभा की। 8 बार कोई विधायक नहीं रहा, उसके बाद आप सांसद चुने जाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर, छत्तीसगढ़ में जो भी भाजपा के प्रभारी बने वो शीर्ष पे गए, चाहे नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए, जेपी नड्डा जी की बात की जाए, राजनाथ सिंह। छत्तीसगढ़ से कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। और दूसरा, आपके लोगों को बहुत उम्मीद थी कि बृजमोहन जी इतने सीनियर हैं तो उनको मंत्री बनाया जाएगा। क्या लगता है इसके पीछे क्या समीकरण है? कुछ पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। 8 बार मुझे विधायक बनाया, 5 बार मुझे मंत्री बनाया, 9वीं बार मुझे सांसद बनाया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जनता का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद और अपनापन इतना ज़्यादा मिला कि कभी भी ऐसा बहुत कम होता है कि हर चुनाव में बढ़ते हुए वोट से जिताना। जब मैं 8वां चुनाव विधानसभा का लड़ने का पार्टी ने मुझे निर्देश दिया तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वोटों से यहाँ की जनता ने जिताया। जब लोकसभा में लड़ने का निर्देश पार्टी ने दिया तो छत्तीसगढ़ की जनता ने इतना वोट दिया
कि देश के टॉप 10 में 90 नंबर पर इतने वोटों से जनता ने जिताया, तो मैं मानता हूँ कि जनता का जो प्रेम, आशीर्वाद और अपनापन है, उससे बड़ी कोई चीज़ होती नहीं है। और पार्टी जब जहाँ जैसा निर्देश देती है, जैसा उपयोग करना चाहती है, वैसा जो जिम्मेदारी देती है, उसको मैं निभाने की हमेशा कोशिश करता हूँ। और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में आकर और पार्टी ने इतना सम्मान दिया है। जहाँ तक केंद्रीय मंत्री और इसकी बात है, तो मुझे लगता है कि जो पद है वो तो आने जाने वाला है, परंतु जो सम्मान है वो परमानेंट होता है। लेकिन आपके जो लोग हैं उनकी नज़र में तो आप रोल मॉडल हैं, आइकॉन हैं। देश के कई राज्यों में एक साथ चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, और पहली बार के विधायकों को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। आप इतने सीनियर हैं, आपको मंत्री बनाया गया। और ऐसा नहीं है, छत्तीसगढ़ का जब गठन हुआ उस समय भी आप मुख्यमंत्री के दावेदार थे, जब 2003 में सरकार आई। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री नहीं बनाने के पीछे कुछ जातिगत फैक्टर है, या बृजमोहन अग्रवाल इतने एग्रेसिव हैं, इतने ज़्यादा वोटों से जीतते हैं, वो फैक्टर है, या बड़े नेता जो दिल्ली में बैठे नेता हैं उनसे तालमेल नहीं हो पाना, वो फैक्टर है? ऐसे कोई भी फैक्टर नहीं है। जो फैक्टर है वो पार्टी जब जिसका उपयोग करना चाहती है, जैसा उपयोग करना चाहती है, पार्टी नए खून को लाना चाहती है, तो पार्टी उपयोगिता के आधार पर और पार्टी को आगे बढ़ाना, पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाना, पार्टी के साथ में नए खून को जोड़ना, इसके बेस पर पार्टी निर्णय करती है। और पार्टी जो भी निर्णय करती है वो हमेशा हमें सिरोधार्य होता है। मतलब आप मान लिए हैं कि अब पार्टी में नए नेताओं को ही आगे बढ़ना है, और पुराने जो आपके जैसे, क्योंकि एक दो नेता नहीं है, आप हैं और आपके जैसे अमर अग्रवाल हो गए और अजय चंद्राकर हो गए, तमाम बड़े नेता हैं जो विधायक तो हैं। राजेश मूणत को भी आप आपसे खैर वो जूनियर भी हैं, लेकिन वो उन लोगों का कुछ यूटिलाइजेशन पार्टी नहीं कर पा रही जो विधायक हैं, आज वो खाली बैठे हैं। और तमाम तरह के आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रही है? पार्टी के जितने कार्यक्रम आते हैं उन कार्यक्रमों में सभी सीनियर नेताओं को लगातार पूरे प्रदेश में दौरे पर भेजा जाता है। पार्टी की योजनाओं में, पार्टी के चुनाव में उनका पूरा उपयोग किया जाता है, चाहे घोषणा पत्र बनाना हो, चाहे मुद्दों के मामले बनाने हों, चाहे पार्टी के नीति कार्यक्रम के मामले में निर्णय करना हो। तो पार्टी सबका, जिसका जहां पर उपयोग हो सकता है, पार्टी सबका उपयोग करती है। और मुझे लगता है कि नए और पुराने दोनों के कॉम्बिनेशन के आधार पर पूरी पार्टी चल रही है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को लगातार सफलता मिल रही है। एक महत्वपूर्ण सवाल है, पूर्व गृह मंत्री रहे ननकी राम कंवर जी, वो नाराज चल रहे हैं सरकार के कामकाज से। युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे भगत जी, वो नाराज चल रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद आदिवासी वर्ग का जो भाजपा का लीडरशिप है वो नाराज चल रहा है? देखिए, इसमें कोई नाराजगी या खुशी की बात नहीं होती है। पार्टी के जो सीनियर लोग होते हैं उनका एक सोच होता है, और उस सोच के आधार पर वो अपनी बात करते हैं। तो वो अपनी बात कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बीजेपी में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, और उसी के तहत ननकी राम कंवर जी ने भी अपनी बात कही। लेकिन बात सुनी नहीं जा रही है। अभी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हुई, एक दिन में किसी भी बात का निर्णय एक दिन में नहीं होता है। मुझे लगता है जो भी ननकी राम कंवर जी, क्योंकि बहुत सीनियर हैं और वो हमेशा मुद्दे की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, पार्टी और सरकार उनकी बातों के ऊपर में ध्यान देगी, और उनकी बातों के ऊपर में ध्यान देकर उसके ऊपर में जल्दी निर्णय करेगी। ये जो छत्तीसगढ़ में मंत्री बनाए गए, 3 नए मंत्री बनाए गए, उसमें एक मंत्री शिक्षा मंत्री बनाया गया, वो विभाग आपके पास था। तो क्या ये मंत्रियों को बनाने में वरिष्ठ, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे वरिष्ठ लोग भी हैं, आप लोगों की राय ली जाती है, या दिल्ली से तय हो जाता है, या मुख्यमंत्री जी आप कहेंगे? पार्टी का अपना एक सिस्टम है, और उस सिस्टम के आधार पर पार्टी में निर्णय होते हैं, और इसलिए पार्टी के निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह लगाना ये उचित नहीं है। नए शिक्षा मंत्री जी को बधाई दी आप, क्योंकि मैंने बहुत बार बधाई दी है। मैंने तो जिस दिन वो चुने गए उसी दिन मैंने बधाई दी। मेरी कल भी उनसे बात हुई है।
वो हमारे आपने जब आप शिक्षा मंत्री थे 33,000 शिक्षकों की भर्ती की बात कही थी, तो क्या उस दिशा में सरकार अभी चल रही है? सरकार आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री जी ने अभी पिछले दिनों ही 5,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की और उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 6-7 पत्र आपने भी लिखा अलग अलग समय पे, अलग अलग उसमें, उन पत्रों का कुछ निराकरण हुआ, कुछ समाधान निश्चित निकला? रूप से मेरे पत्र के आधार पर 2700 शिक्षक जिनको निकाल दिया था उनको फिर से उनकी भर्ती की गई। बाकी कामों में प्रक्रिया चल रही है। तो हमारे जो पत्र होते हैं उनको निश्चित रूप से उनका कॉग्निजेंस लिया जाता है और उसके ऊपर में एक्शन होता है। और क्योंकि हम लोग जो कुछ भी कहते हैं या लिखते हैं वो आलोचनात्मक नहीं, वो सुझावात्मक होता है। और इसलिए हम अपनी पार्टी में सुझाव देने का हमको अधिकार है और वो हम लगातार करते हैं और करते रहेंगे। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति थोड़ी गड़बड़ है। कवर्धा की बात कर लीजिए, महासमुंद की बात कर लीजिए, राजनांदगांव विवाद की स्थिति है, नशे का कारोबार है। क्या लगता है कि पुलिसिंग को और मजबूत करने की ज़रूरत है या जो प्रशासनिक सिस्टम है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है? क्या समझते हैं आप? देखिए, कांग्रेस के 5 साल में पूरे सिस्टम को उन्होंने कोलैप्स कर दिया था और उसके बाद में 1 साल तक पहले विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव, फिर उसके बाद में उपचुनाव, फिर उसके बाद में नगरीय चुनाव, पंचायतों के चुनाव, ये सब लगातार चलते रहे। और अभी आप देखेंगे कि कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टर, एसपी और आईएफएस की कॉन्फ्रेंस ली है और उसमें कड़े निर्देश दिए हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को तो इस पर चर्चा करने का अधिकार ही नहीं है। और क्योंकि कांग्रेस के ज़माने में तो इतनी बुरी हालत थी कि रायपुर को लोग रायपुर नहीं चाकोपुर कहने लगे थे। अब धीरे धीरे कर कर सब चीज़ों पे नियंत्रण हो रहा है और आने वाले समय पर और तेज़ी से नियंत्रण होगा। अगला जो चुनाव होगा, आप लोकसभा का लड़ेंगे या विधानसभा का? पार्टी जो निर्णय करेगी। नहीं, आपकी कुछ प्राथमिकता नहीं, होगी? इसमें हमारी प्राथमिकता नहीं होती है क्योंकि हम पार्टी के कार्यकर्ता आज से नहीं हैं। बचपन से संघ के कार्यकर्ता, फिर स्टूडेंट लीडरशिप में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, फिर नौजवानी में युवा मोर्चे के कार्यकर्ता और उसके बाद में 90 से लगातार विधायक। इसलिए हमारे बारे में, हमारे भविष्य के बारे में निर्णय लेने का अधिकार पार्टी को है, संगठन को है, शीर्षस्थ नेताओं को है। वो जो निर्णय लेते हैं वो निश्चित रूप से वो निर्णय हमारे हित में ही लेते हैं और उस निर्णय को हम स्वीकार करते हैं। भाजपा में 2 लीडर टॉप पर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। दोनों की कार्यशैली को आप लगातार देख रहे हैं पिछले 1.5 साल, पौने 2 साल से। आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा विजनरी है और किसमें निर्णय लेने की जो क्षमता है, एकदम स्ट्रांग निर्णय लेने की, वो कौन? देखिए, पूरा देश और पूरा विश्व, मोदी जी हमारे देश के ऐसे नेता हैं जिन्होंने पूरे देश का विश्वास जीता है और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लोगों ने उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए बीजेपी को वोट दिया है। और अगर मैं ये कहूँगा तो उनके अगर कोई विश्वसनीय जो देश के गृह मंत्री हैं जिनके ऊपर में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो इसमें बीजेपी कलेक्टिव लीडरशिप के आधार पर चलती है। इसलिए सब लोग मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं। तो हम ये मानते हैं कि सबका एक साथ आना और उस निर्णय को इम्प्लीमेंट करना ये बड़ी बात है और मोदी जी और अमित शाह जी दोनों इस काम को कर रहे हैं। बिहार में चुनाव चल रहा है, आप भी सांसद हैं, आपकी भी ड्यूटी लगेगी वहाँ, शायद बिहार के किसी जिले में या कहीं। क्या लगता है कांग्रेस जो वोट चोर, गद्दी छोड़ या वोट चोरी के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है, उस पर बिहार की जनता मैंडेट देगी? निश्चित रूप से मेरी ड्यूटी लग गई है। मैं वहाँ पर लालगंज और हाजीपुर में 2 विधानसभाओं की मुझे जिम्मेदारी दी गई है और मैं कल ही पटना पहुँच जाऊँगा और अपनी जिम्मेदारी को संभालूँगा क्योंकि प्रदेश की जनता ने, बिहार की जनता ने वहाँ पर जंगल राज को देखा है और उसके बाद में बीजेपी और नीतीश कुमार जी, मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जोड़ी के काम को भी देखा है और बिहार जंगल राज से बाहर निकलकर विकास के रास्ते पर आया है। वहाँ की जनता फिर से नीतीश जी और मोदी जी के समर्थन करेगी और एनडीए की सरकार बनाएगी
और बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाएगी। प्रशांत किशोर कितना बड़ा फैक्टर होंगे इस चुनाव में, क्योंकि नए आए हैं और मुझे नहीं लगता है कि वो कोई बहुत बड़ा फैक्टर होंगे। इसके अलावा जो बीजेपी और एनडीए जो कैंपेन कर रही है उसमें लालू के शासन और नीतीश कुमार के शासन को कर, पिछले 20 साल से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री है, तो क्या लालू के 20 साल पहले के शासन को बताकर आप जनता को कुछ वो कर सकते हैं? क्या वहाँ नीतीश के विकास को मॉडल बनाकर नहीं चुनाव लड़ा जा सकता? नीतीश के विकास को ही, एनडीए के विकास को ही मोदी जी और नीतीश की जोड़ी ने जो बिहार को में विकसित किया है उसी को बताकर वहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है। परंतु लोगों को अतीत को भी याद दिलाना होगा कि आप क्यों एनडीए को लाएं और क्यों आप कांग्रेस और जनता दल को नकारें, और इसके लिए पुराने इतिहास को भी जनता को याद दिलाना जरूरी है। कांग्रेस की बात की आपने, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है संगठन जो चल रहा है, अभी संगठन सृजन कार्यक्रम चल रहा है और जिलाध्यक्ष बनाने के लिए तमाम बातें हो रही हैं, तमाम जगह विवाद की स्थिति। कांग्रेस क्या इस कार्यक्रम के बाद रिवाइव हो जाएगी, आपको ऐसा लगता है? मुझे लगता है कि ये सृजन नहीं, ये विध्वंस का कार्यक्रम चल रहा है। जिस तरीके से आज कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चुनने के लिए उनके संगठन में कैपेसिटी नहीं है, देश भर के लोगों को उनको लगाना पड़ रहा है। मतलब कांग्रेस की स्थिति कितनी बदतर हो गई है इसकी आप कल्पना करें। और जो पार्टी अपने एक जिले के अध्यक्ष को स्वयं नहीं चुन सकती तो उनके पूरा सिस्टम फेल हो गया है और इसे सृजन नहीं होने वाला है, विध्वंस होने वाला है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिलाध्यक्ष को मजबूत करेंगे, विधानसभा लोकसभा की टिकट देंगे, इसलिए हम ऐसे लोगों को ला रहे हैं जो डेडिकेटेड हों। तो क्या ये लगता है राहुल गांधी इसमें सफल हो पाएंगे, क्योंकि पूरे देश में कर रहे हैं ये काम? वो कितना भी करें, देश की जनता ने कांग्रेस को, कांग्रेस के नेतृत्व को, राहुल जी को नकार दिया है। आपको छत्तीसगढ़ में भाजपा की राजनीति का चाणक्य माना जाता है। भूपेश बघेल और कांग्रेस के तमाम नेताओं से आपके बहुत अच्छे संबंध रहे, क्योंकि आप पॉलिटिकल उस तरीके से दुश्मनी नहीं निभाते जो व्यक्तिगत होती है। क्या सलाह देना चाहेंगे उनको, क्योंकि उनकी सरकार में बहुत सारे घोटाले हुए और तमाम लोग अब जेल में जा रहे हैं, उनके बेटे भी जेल में हैं? देखिए, राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। विपक्ष जो है वो अपना काम करता है, पक्ष अपना काम करता है, और इसलिए हमने मध्य प्रदेश की राजनीति में कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, प्यारेलाल खंडेलवाल, नारायण प्रसाद गुप्ता, इनके साथ में हमने काम किया है। उनका कहना होता था कि आप अगर मंत्री हैं, आपसे कोई विधायक क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो आपका दुश्मन नहीं है, वो अपना काम कर रहा है और आपको जागृत कर रहा है, आपको सजग कर रहा है, और इसलिए राजनीति में कभी कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी जो पुराने नेता हैं उनसे हमारे संबंध आज के नहीं है, मध्य प्रदेश के ज़माने से हैं, कॉलेज की राजनीति के ज़माने से हैं। और भूपेश जी की सरकार में जो प्रदेश के विकास की बजाय लूट मार हुई, भ्रष्टाचार हुआ, लोगों का शोषण हुआ, और राजनीतिक सरकार चलने की बजाय ब्यूरोक्रेटिकल सरकार चली और उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी भ्रष्टाचार में शामिल हो गए, और उससे पूरे छत्तीसगढ़ का जो सरकार का सिस्टम है वो पूरी तरह बैठ गया। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उनको जो गलतियाँ की है उस पर पश्चाताप कर आगे सुधार करना चाहिए, और सुधार कर हमको सबको मिलकर छत्तीसगढ़ को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन में कैसे हम खुशहाली ला सकते हैं, छत्तीसगढ़ का गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, मजदूर, उसका जीवन कैसे सुलभ और सुखी हो सकता है, इस दिशा में हमको सबको मिलकर काम करना चाहिए। विपक्ष का काम सिर्फ आलोचना करना नहीं है। अगर कोई काम सरकार अच्छा करती है तो उसकी तारीफ करिए, और कोई खराब काम करती है और आपको कोई कमी लगती है तो उसमें आप सुझाव दीजिए। ये विपक्ष का काम होना चाहिए, और हमको सबको मिलकर, क्योंकि अब हम छत्तीसगढ़ का सिल्वर जुबली मना रहे हैं, 25 साल पूरा कर रहे हैं, तो हम सब इस बात का संकल्प लें, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कि हम छत्तीसगढ़ को सुजलाम सुफलाम बनाएंगे, और छत्तीसगढ़ को 2047 में विकसित भारत के साथ साथ विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे, और यहाँ के आम लोगों के जीवन को खुशहाल बनाएंगे। ये संकल्प हम सबको लेना चाहिए।
छत्तीसगढ़ की 25 साल की यात्रा में इकलौते आप हैं जो एक भी चुनाव नहीं हारे, लगातार जीते। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए एक आपका संदेश, और दूसरा इसी से आखिरी सवाल रहेगा मेरा कि जो वर्तमान सरकार चल रही है उसके कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ अपने 25 साल पूरा कर रहा है। आज हमारा छत्तीसगढ़ देश का सबसे तेजी से विकसित होने वाला राज्य है। आज हमारी राजधानी रायपुर पूरे देश का सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर है। मैं आम जनता से इसी बात का आग्रह करूंगा कि सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का फ़ायदा, जिनके लिए योजनाएं बनी हैं उन तक ये फ़ायदा पहुँचे, और जो जनता की समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुँचे। मीडिया को भी इस काम में लगना चाहिए, सिर्फ आलोचना के काम में नहीं। सरकार की कमियों को उजागर करे और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाए और जनता को फ़ायदा मिले। और जनता से भी और जितने सामाजिक संगठन हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि छत्तीसगढ़ जब 25 साल का हो रहा है, जब एक नौजवान हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ के भविष्य को गढ़ने की जिम्मेदारी हम सब की है। आओ हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाएं। 25 साल में डबल इंजन की सरकार आने के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। बस्तर में नक्सलवाद समाप्त हो रहा है। क्या बस्तर में नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा तो उसके विकास को आप किस तरीके से देखते हैं, और वहाँ के युवाओं को रोजगार और तमाम चीज़ों को आप, क्योंकि अब आप केंद्र में भी बैठे हैं, वहाँ से भी आपकी जिम्मेदारी हो जाती है सांसद होने के नाते? देखिए, 25 साल पूरे हो रहे हैं और ये 25 साल हमारे लिए स्वर्णिम 25 साल हैं कि छत्तीसगढ़ आज से नहीं, पिछले 40-45 सालों से अगर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कोई दंश था तो नक्सलवाद था, और आज वो समाप्त हो रहा है। मैं तो प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को इस बात के लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, बधाई भी देना चाहता हूँ। बस्तर की जनता को भी मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि नक्सलवाद की समाप्ति में उनका पूरा सहयोग मिल रहा है। और छत्तीसगढ़ का एकमात्र बड़ा हिस्सा अगर कोई था जो पूरी तरह आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ के रहने वाले लोग सीधे साधे सरल लोग हैं, जंगल का क्षेत्र है, दुरूह क्षेत्र है, और उसी का फ़ायदा उठाकर नक्सलवाद वहाँ पर पनपा था। अब नक्सलवादियों को, नक्सलवाद को ये समझ में आ गया है कि या तो वो सरेंडर करें, मुख्य धारा में आ जाएं, या वो मरने के लिए तैयार हों। और इसलिए नक्सलवादी गुटों में भी आपसी विवाद चल रहा है और बड़ी संख्या में जो आइडेंटिफाई बड़े नक्सलवादी हैं वो भी मारे गए हैं। अब नक्सलवादी सरेंडर कर रहे हैं, अपने हथियार सौंप रहे हैं, और उसके माध्यम से हमारा छत्तीसगढ़, जो हमारा 2047 में विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का संकल्प है, वो अब नक्सलवाद की समाप्ति के साथ पूरा होगा। तो छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त होगा। ये थे हमारे साथ सांसद बृजमोहन अग्रवाल, जो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न को सभी सांसद मिलकर आगे ले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार चल रही है उसमें विकास कार्य हो रहे हैं, और वो क्योंकि काफ़ी सीनियर हैं, उनका पार्टी हर स्तर पर इस्तेमाल कर रही है और उन सभी नेताओं को साथ लेकर चल रही है जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए समर्पित हैं। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।